मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं, वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आखिरकार अध्यक्ष तो सबका होता है, वो तटस्थ होना चाहिए, लेकिन वो तटस्थ नहीं है। और ऐसी सूरत में जो 15 सदस्यों का निष्कासन किया, हम कह रहे हैं उनको तुरंत जो है बहाल करना चाहिए। और सही मायने में कांग्रेस का बहुमत सदन के अंदर नहीं है बजट पास करने के लिए। ये में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सियासी हलचल। एक तरफ बर्फबारी, लेकिन ऐसे तापमान बढ़ता जाता है। हिमाचल में एक दिन पहले ही राज्यसभा के चुनाव में जो सियासी बढ़ गया है। अब बात आती है सरकार। ये कहा जा रहा है कि पूर्व चलिए 68 सदस्य विधानसभा में 40 का अभिषेक पर्ची निकाली गई। पर्ची का तो पर्ची है। सरकारों के क्लोज क्या मायने? ये है कि हिमाचल में जिस तरह की स्थितियां बनी है, इससे पहले 2022 में महाराष्ट्र में भी बन चुकी है। क्या लगता है आपको कि राजनीति में कुछ एक विश्वसनीयता है, क्या वो वास्तव में खत्म होती जा रही है, या फिर जिनकी सरकार है जिम्मेदारी उनको है कि अपने कुनबे को बचा करके रखें? देखिए योगेंद्र जी, जो हिमाचल में जो कुछ चल रहा है, अभी तक चल रहा है, कल राज्यसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां वहां बदली, तो निश्चित रूप से ये पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने कुनबे को संभाल के रखें। तो आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से हिमाचल में 6 विधायक कांग्रेस के दूसरे खेमे में चले गए, तो ये जिम्मेदारी जो दूसरे खेमे में उनके बजाय कांग्रेस तो अब से देखा जाए तो निश्चित रूप से जो हिमाचल में घटनाक्रम चल रहा है, अब जैसे आप अपने पुराने उसमें जाइए, ऑपरेशन तो चलेगा ही चलेगा। भाजपा क्यों उसमें अपना वो देखेगी? वो जब उनके 25 विधायक थे, उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस में फूट है, कुछ लोगों में नाराजगी है, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो वो कांग्रेस के घर में जो चीजें चल रही थी उसको देख के ही तो अपना कैंडिडेट लाए, और कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पाई। तो अब ये सब चीजें चल रही हैं। अब सरकार पे भी संकट, वैसे आज सरकार पे संकट टला है, लेकिन भविष्य में लगता नहीं है कि वहां संकट टलेगा। आने वाले 2-4 महीने जब भी स्थितियां विपरीत होंगी या मुख्यमंत्री की जी चले, पीडब्ल्यूडी मंत्री पद से इस्तीफा जो विक्रमादित्य ने दिया है, सुक्खू का भी लेटेस्ट बयान आया है राजीव जी कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब ये मायने नहीं रखता है कि वो इस्तीफा स्वीकार करे नहीं करे। अगर कोई देने वाला इस्तीफा दे ही देगा तो उसके बाद में क्या होगा? तो आपको लगता है कि जिस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि क्या वाकई जिनकी सरकार बनी हुई है, खासकर अपोजिशन में, उन लोगों को अपने कुनबे को संभाल करके खुद को रखना होगा? केवल चुनाव लड़ करके जीतना और सरकार बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। अब आपको लगता है कि महत्वपूर्ण यह है कि आपके सुकून से 5 साल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? देखिए, यहाँ विक्रमादित्य के भी आपने जिक्र किया कि उन्होंने इस्तीफा दिया। अब आप इसके बैकग्राउंड में जाइए। विक्रमादित्य पूर्व मुख्यमंत्री, जो 4 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनके सुपुत्र है।
तो उनकी राजनीति अपना है। लेकिन ये भी कांग्रेस ने, वैसे तो एक सुक्खू को एक आम कार्यकर्ता थे, उनको मुख्यमंत्री पद दिया। एक डायनेस्टी जो परिवारवाद से कहीं बाहर निकली थी हिमाचल में राजनीति कांग्रेस की। लेकिन आप अलग अलग राज्यों में देखिए, मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान में राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, अब वहाँ हिमाचल में वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य, ये दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोकतंत्र में है, राजनीति में, ये गलत भी है। ये कोई जरूरी नहीं है उनके पिता ने इतनी बड़ी राजनीति की तो उनके पुत्र कोई बने। तो ये एक सब चीजें हैं। लेकिन जहां तक वहां कांग्रेस को सरकार संभालने वाली बात है कि उसको बचाए रखना, तो उसमें कहीं ना कहीं सुक्खू का मैनेजमेंट फेल हुआ है। अब आप उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान में अशोक गहलोत पूरे सतर्क थे, मैनेजमेंट पूरा अच्छा रखा, तो वो अपने पूरी 5 साल सरकार चला ले गए। जबकि राजस्थान में तो बहुमत के बिल्कुल नजदीकी थी सरकार कांग्रेस की। हिमाचल में तो बहुत अच्छा मेजोरिटी में है, 68 में से 40 सदस्य कांग्रेस के हैं। तो 40 में भी इस तरीके का बिखराव होना, अंदर से ही होना, तो वहां तो कोई इस तरीके का पायलट खड़ा नहीं हुआ था या ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े नहीं हुए थे। तो जो इस तरीके की मुसीबत आए, वहां एक पूरी एकजुट थी पार्टी के पास बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी थी। राजस्थान में तो कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत पूरी रणनीतिकार हैं, सतर्क थे, उनका मैनेजमेंट था, उन्होंने अपनी सरकार को बचाए रखा और पूरे 5 साल चलाया। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में भी ये झांकना होगा कि किस तरीके से अपने लोगों को बचा के रखें। अब आप देखिए कि राज्यसभा चुनाव में हिमाचल में 6 विधायक या वहां दूसरे खेमे में चले गए। अब कांग्रेस आरोप लगाती है कि प्रलोभन से ले गई। कर्नाटक में भी जो मैनेजमेंट था वहां डीके शिव कुमार या उनका मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने भाजपा के 3 विधायक भी तोड़ लिए, अपने पक्ष में ले आए। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप करो तो नैतिक और वो करे तो अनैतिक, इस तरीके की चीजें नहीं चल सकती। तो राजनीति है, राज्यसभा में चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए ही कैंडिडेट भाजपा ने खड़ा किया था। उधर उत्तर प्रदेश का भी आप हाल देख लीजिए, वहां भी सपा से एक सीट उन्होंने छीन ली। तो ये तो सपा की कमजोरी थी कि उसके विधायक वहां चले गए, उनका चीफ व्हीप चला गया। अब वो आज मैं सपा के नेताओं का बयान देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि साहब वो तो आरएसएस के थे और ये थे। अरे भाई आरएसएस के थे तो आपने इतना महत्वपूर्ण पद उनको क्यों दे रखा था? सबसे बड़ी बात है कि आपने टिकट देके विधायक क्यों बनाया उन्हें? हाँ, और फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। तो ये सब पार्टियों की कमजोरी भी है, कहीं ना कहीं दर्शाता है। अब राजनीति पिछले 15-20 साल में अलग तरीके की भी राजनीति हुई है। मैं शायद कल आपके ही चैनल पे या कहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी 1991 या 92 का उनका बयान है, मैं कहीं पढ़ रहा था। तो उनका ये, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई पार्टी हार गई, कहीं हार गई, तो उनका ये कहना था कि भाजपा का कार्यकर्ता जीतता है, जीतता नहीं है तो फिर सीखता है। तो भाजपा तो सीखने वाली प्रक्रिया में चल रही है, जबकि भाजपा के जो विरोधी दल हैं वो हार जाते हैं तो हार स्वीकार कर लेते हैं, वो उससे कहीं सबक नहीं लेते, ना सीखते। तो आज जो भाजपा इतनी मजबूत पार्टी बनी, पूरे देश भर में छा गई, तो कहीं ना कहीं वो अपनी हार से उन्होंने सबक लिया, वो सीखते गए कि कहाँ सुधार करना है। तो उसका नतीजा है कि आज भाजपा इतनी मजबूत स्थिति में। और कांग्रेस भी इतनी बड़ी पार्टी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस भी एक छत्र उनका शासन रहा है, लेकिन उन्होंने वहां सीखने की प्रक्रिया ही खत्म हो गई। कांग्रेस के लिए तो अब इस तरीके से कहा जाता है कि जैसे पहले कहा जाता था कि बिन पानी मछली का जीवन नहीं, उस तरीके से कांग्रेस के लिए कहा जाता है बिन सत्ता इनका वो नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के उसमें देखने वाली, कांग्रेस का जो कर्ता धर्ता है, नेता है, नेतृत्व है, उनको अपनी कई नीतियों में बदलाव लाना है या उस तरीके के लोगों को आगे बढ़ाना है जो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहे और पार्टी को आगे बढ़ाते रहे, सीखते रहे। हार भी जाते हैं चुनाव में, हार और जीत दोनों होती है। हार से कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए कि उसमें क्या सुधार किया जाए। भाजपा की जो नीतियां रही पिछले 15-20 साल से आप और हम बड़े नजदीक से देखते हैं, तो भाजपा तो हार भी गई किसी चुनाव में तो वो सीखती है कि नहीं अपनी कमजोरी ये रही, उसमें सुधार करना है। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। राजू जी ने कहा, बात ठीक है, कांग्रेस के जयराम रमेश भी आरोप लगा रहे हैं, दूसरे नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, प्रियंका गांधी ने भी कहा है। लेकिन एक बात ये जानने की, जैसे हर घटना से सबक लिया जाता है, इंडिया गठबंधन की एक एक सरकार धराशायी हो रही है, उनके अपने लोग तोड़ के जा रहे हैं। जब मालूम है कि माहौल ऐसा है, तो क्या कांग्रेस या दूसरी पार्टियां इन घटनाओं को सीख पा रही हैं?
और उसके अलावा अब तो 5 साल का मुझे लगता है कि केवल वोट जीत लेकर के सरकार एमएलए बनाना, एमएलए के बाद में आपको सरकार बनाना, सरकार को 5 साल तक चलाना आपके सामने बड़ी चुनौती है। तो चल, जब चुनौती मालूम है तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का भी फेल्योर लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल। देखो योगेंद्र जी, किसी भी प्रदेश में किसी की सरकार होती है तो उसके पास बड़ा खुफिया तंत्र है, सीआईडी है, पुलिस है, अपने भी वर्कर हैं। तो क्या इनको ये पता ही नहीं लगा कि तुम्हारे 6 विधायक जा चुके, ये 6 विधायक जा रहे हैं? तो इसमें पूरी तरह फेल्योर साबित हुए निश्चित रूप से। सुखविंदर सुक्खू गवर्नमेंट पूरी तरह से अपनी खुफिया तंत्र को सक्रिय नहीं रख पाई और यही कारण रहा कि वो 6 विधायक पंचकुला आ गए और अब भी फिर आ गए। देखो जैसे वो विधानसभा गए फिर वो आ गए हैं वहां। तो यहाँ सुक्खू को, जो सुखविंदर सुक्खू 2 तरह से गिर गए हैं। नंबर 1 तो बीजेपी इन पर हमला पूरी तरह कर रही है। नंबर 2, ये जो सीएम बनना चाहते थे वीरभद्र सिंह जी के परिवार, विक्रमादित्य सिंह जी, ये भी पूरी तरह सक्रिय हो गए। अब हालांकि उन्होंने मैं इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा, तो उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दे दी है विक्रमादित्य ने कि करो या ना करो, मैं तो इस्तीफा दे चुका। इसमें कई पहलू और भी हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कुछ जो ये 6 विधायक गायब हुए हैं, इनके कईयों के मामले भी हैं, ईडी सीबीआई के ऐसे मामले भी इनके हैं। और अपने जो विक्रमादित्य हैं, इनके तो उदयपुर में अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट से घर पे हिंसा का मामला निकला है। उदयपुर में इनकी ससुराल है, तो वहां से भी इन पर बड़ा हो रहा है प्रेशर कि वो 10 लाख जो मांग रही, जो भी महीने के जो भी चीज है। और इनकी मांग, जो वीरभद्र जी के टाइम के जो मामले हैं, 2 व्यक्ति के 2 केस एफआईआर अब भी इन पर है, इस परिवार पर भी। तो ऐसे भी कई है मामले। और जो विधायक गायब हुए, इनमें 2 तो बड़े विवादित हैं। उनका किसी का शराब का बड़ा कारोबार है, तो उनका और किसी का प्रॉपर्टी का, जो वो फिर आ गए। अब चलो ये तो एक अलग पहलू है कि जिसका कारोबार है, जो है सारा है। लेकिन जब गांधी परिवार का पूरा समर्थन होने के बावजूद, सुखविंदर सुक्खू को फ्री हैंड होने के बावजूद, प्रियंका गांधी का पूरा आशीर्वाद होने के बावजूद सुखविंदर सुक्खू इसमें कामयाब नहीं हुए। वो अपने, यही नहीं, अभी 40 जो विधायक है, इनमें लगभग 20 विधायक, तो हिमाचल में भी जो चर्चा हुई है कि उसमें लगभग 20 विधायक अभी नाराज हैं पूरी तरह। उनका ये कहना है कि सरकार बच जाएगी, नेतृत्व परिवर्तन कर दो। अगर मान लो किसी दूसरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है तो सरकार बचाने की दावा भी किया जा रहा है पूरा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूरी तरह बॉल थाम लिए, उन्होंने पूरी तरह आ गई है और पूरी तरह वो सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इन्होंने जो 15 विधायकों को सस्पेंड करके, घोष भोज करके कुछ बजट का वो खेल किया, अनिश्चितकालीन विधानसभा भी स्थगित की। लेकिन अभी संकट मुझे टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर्यवेक्षक भी वहां पहुंच गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार पहुंच चुके हैं। लेकिन संकट जो बना हुआ है सरकार पे, वो मुझे टलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो ही हेलीकॉप्टर से ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 6 विधायक कांग्रेस के आ चुके हैं, 3 वो है, 9 है। अब एक विधायक का खेल चल रहा है। और लेकिन जो विक्रमादित्य ने जो बगावत का ही शुरू करा है पूरी तरह की, मैं तो नहीं जाऊंगा। उनकी एक खबर भी चलने की बीजेपी में, तो उन्होंने मना भी नहीं किया, मैं नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि समय बताएगा, देखते हैं, अभी मैंने कोई निर्णय लिया नहीं है। तो ये भी चल रहा है। तो ये जो विक्रमादित्य का पहलू, जो बीजेपी को एक मतलब पीछे से एक तरह से हाथ सपोर्ट मिला है, इससे बड़ा हो गया। क्योंकि राजा जब इनको सीएम नहीं बनाया था, राज परिवार को, तो निश्चित रूप से इनकी नाराजगी तो थी ही। और मैं आपको बता दूं ये सारी बात कि ये और जगह भी जो छोटे मोटे जैसे लीडरों को मुख्यमंत्री बनाया है, और प्रदेश और जहां भी, और उनके पीछे जो बड़े लीडर्स लग रहे हैं, तो उनकी राह भी अब अच्छी आसान इस तरह से नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश से एक हवा निकली है कि जो बड़े लीडर्स को इग्नोर करके बनाया है, और ये ना समझे कि ये सीएम बन गए हैं और ये पूरी तरह से 5 साल शासन को चला लेंगे। उनके पीछे भी बड़े लीडर्स पूरी तरह से सूर्य बम चला रहे हैं। हिमाचल में यही हो रहा है पूरी तरह। अब सुखविंदर सुक्खू जो है, इनकी थोड़ा स्वास्थ्य भी सही रहता, सेंट्रल में जाते नहीं,
और अगर सुखविंदर सुक्खू को भी हटा ये रिजाइन कर दें, ये रिजाइन करेंगे नहीं, अगर ये रिजाइन कर दें तो इनकी तो पॉलिटिकल पूरी तरह से पॉलिटिकल डेड हो जाएंगे, राजनीतिक रूप से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये यही चाह रहे हैं कि कोई दूसरा बन गया तो एक नया चेहरा आ जाएगा इनके उसमें, अगर हट जाए तो चलो कोई चेहरा तो नहीं आएगा बीजेपी का जो बने। अगर ये दूसरा इन्होंने बनाने की बात कर दी कि मैं रिजाइन करके दूसरा बना दूं, तो फिर वो चेहरा आ गया तो ये तो खत्म। इनमें वो भी नहीं है कि ये सेंट्रल में जाके वहां कोई राजनीति करे ना कुछ करने। अब लोकसभा चुनाव सिर पर है, बड़ा एक देश में पूरे में वो बड़ा एक पर्व मनने जा रहा है लोकसभा का जी। हाँ, ये राज्यसभा के बाद इतना बड़ा बवंडर हो गया जो देश में सुर्खियां बन गया। और हम आज भी जो विशेषज्ञ बताते हैं, जब बातचीत उनसे हुई है, कि लगता नहीं कि सरकार बच जाएगी, सरकार को बचने बिल्कुल। मैं प्रमोद जी वापस आऊंगा आपके पास में, दोनों ही तरफ से बात है। अगर विक्रमादित्य किसी भी माध्यम से संतुष्ट हो भी जाते हैं तो सुक्खू की जो अदावत है अब वो सड़क पे आ गई है, वो संतुष्ट नहीं होंगे, यानी कि पेच फंस चुका है। और मुझे लगता है कि ये बम इतने दिन से पकड़ा था, फटा तो अब है। कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज बैठे हुए, उनकी पार्टी के प्रभारी होते हैं और जो भी पार्टी को चला रहे हैं उन लोगों की भी इसमें बड़ी नेग्लिजेंसी और बड़ी गलती है। समय रहते उन्होंने इस बात को नजरअंदाज करने के बजाय इस पे कुछ हल सोचना चाहिए था। अर्चना जी के पास में जाना चाहूंगा। अर्चना जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है हिमाचल? अभी तो यही दिख रहा है, जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तरह से अभी प्रमोद जी ने बताया कि यानी वो टाइमली एक्शन अगर पॉलिटिक्स में नहीं लिया जाए तो वो हाथ से जो चीज होती है वो चली जाती है। और ये वाली जो चीजें थी कि किस तरह से इतनी कंप्लेंट्स थी अंदर, एक जो हम बात रहे हैं कुछ चीजें सुलग रही थी और वो उसका एहसास पार्टी हाईकमांड को नहीं हो रहा था। ये अपने आप में बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन चूंकि हम लोग जो देख रहे हैं ये हालात ऐसे बन रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान में भी कुछ चीजें इस तरह के जिक्र हुए राज्यसभा इलेक्शन के टाइम कि किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश तो था कि क्यों यहाँ पर लोकल लीडर्स को तवज्जो नहीं दी जा रही है। राज्यसभा में अगर हम देखे जाए तो आज 10 में से 6 तो आज भी कांग्रेस के पास है, जिसमें से 5 आउटसाइडर्स हैं। लोकल लीडर्स का यहाँ पर अभी भी यानी एक सिर्फ नीरज डांगी है जो राज्यसभा एमपी है, उसके अलावा बाकी सारे दिल्ली से ही आते हैं, दिल्ली और दूसरी स्टेट से आते हैं। तो यहाँ के लोगों ने भी, लीडर्स ने ये वाली कंप्लेंट्स की थी कि इस तरह से यहाँ पे लोकल लीडर्स को तवज्जो क्यों नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी एक टीस तो है और लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी वो लोग भी उतने ही दुखी हैं कि क्यों यहाँ पर लोकल लीडरशिप को स्ट्रांग नहीं बनाया जा रहा है, कुछ इश्यूज हैं जो नहीं सुने जा रहे हैं। तो चूंकि अब आज जो चीज ये हिमाचल में सामने आई है, इसका जिक्र पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में पहले से होना शुरू हो गया था। बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं थे, अभिषेक मनु सिंघवी के कैंडिडेचर से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे कि क्यों इधर से लोगों को ले जाकर वहां पर दूसरी स्टेट्स में फील्ड किया जा रहा है। फिर जब उसके बाद में सोनिया गांधी का यहाँ पर आया कि ये नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं, तब भी थोड़ी सुगबुगाहट हुई, क्योंकि ये चल रहा था कि शायद सोनिया जी को हिमाचल से फील्ड किया जाएगा, कुछ बोल रहे थे तेलंगाना से किया जाएगा, काफी चर्चा थी इधर उधर से। लेकिन चूंकि ऐसा फिर सुनने में आया कि सोनिया जी का सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो अशोक गहलोत में है, इसीलिए वो यहाँ पर आई। लेकिन आज जो चीजें देखकर लगा तो शायद कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमांड को इस चीज की खबर थी, इसीलिए सोनिया जी को सेफ फील्ड यहाँ से कराया गया। सीट पे, हाँ बिल्कुल, जी हाँ। लेकिन हाँ, ये जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं, तो ये अंदाजा तो था पार्टी हाईकमान को कि हिमाचल में सब कुछ ठीक नहीं है, सोनिया गांधी को इसी कारण से राजस्थान भेजा गया, लेकिन समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान देते, विक्रमादित्य को सुना जाता, उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश की जाती, तो आपको लगता है कि सरकार, अभी मैं ये नहीं कह सकता है कि जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन एक संकट जरूर बन गया हिमाचल सरकार पर। जी राजीव जी। हाँ देखिए योगेंद्र जी, ये संकट तो बन गया। अब ये संकट किस रूप में हल होता है ये तो पार्टी अपने हिसाब से देखेगी। अब जहां तक वहां नेतृत्व बदलाव की बात चल रही है तो पार्टी एक रास्ता निकाल सकती है कि सुक्खू को हटा के किसी दूसरे को बना दिया जाए। तो जैसे अब विक्रमादित्य का तो शायद नंबर नहीं आएगा, जो मेरी जानकारी है वहां मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी सीएम है उनका दावा कहीं ना कहीं पुख्ता बनता है। लेकिन एक बाद की बात है, अभी सुखविंदर
सुक्खू ने भी कहा है कि वो कोई नहीं हटने वाले, ना उन्होंने कोई इस्तीफा दिया। लेकिन ये सब कहने की बात होती है, राजनीति में जो कहते हैं वो होता नहीं है। जो चीजें आप और हम सब जानते हैं कि क्या चीजें कहाँ कहाँ पकती है। लेकिन ये निश्चित रूप से इसमें कहीं कांग्रेस की तो कमजोरी, जैसे अर्चना जी भी कह रही थी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान को लग गया था कि हिमाचल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। तभी तो सोनिया जी को राजस्थान जैसी सेफ जगह भेजा गया, और वहां जब पार्टी भाजपा ने हर्ष महाजन को खड़ा कर दिया, उसके बाद भी 4-5 दिन का समय था। मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के जो कर्ता धर्ता थे वो कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाए। तो इसमें निश्चित रूप से कमजोरी तो उन्हीं की दिखती है। तो भाजपा ने कोई हर्ष महाजन को वैसे ही थोड़ी खड़ा कर दिया था कि भाई ये हार जाएंगे। वो अपने जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी पार्टी, और उन्होंने पूरी ताकत लगाई और आखिर में देखिए टॉस करवा लिया और फिर वो हर्ष महाजन को बना दिया। हर्ष महाजन कौन उम्मीदवार थे? वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से के सबसे करीबी थे, कांग्रेस में ही रहे थे। तो उनका तो कांग्रेस के लोगों में काफी दखल होगा या उनके संपर्क होंगे, उनके घनिष्ठता होगी। तो इस तरीके के लोग गए तो भविष्य में तो अब खतरा है ही। हर्ष महाजन राज्यसभा में चले गए तो वो कांग्रेस में अभी 6 गए, 4 और हो सकते हैं उनके कई पुराने लोग जो उसमें हो कांग्रेस के उसमें, क्योंकि वो वीरभद्र सिंह के खास थे। तो विक्रमादित्य के भी जो उनके पुत्र है तो उनके भी खास होंगे कहीं ना कहीं। ये लेकिन कयासबाजी है, राजनीति में कुछ कह नहीं सकते कि कौन किसका खास है, कौन कब बदल जाता है। ये सब चीजें आप और हमने देखी हैं। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो भाजपा विरोधी दल है वो अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे। हर स्टेट से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। आप यूपी से देख लीजिए, वहां समाजवादी पार्टी में फूट हो गई। बिहार में देख लीजिए, आरजेडी के 3 लोग चले गए, कांग्रेस के 2 लोग चले गए। तो सब जगह इस तरीके का, और लोकसभा चुनाव सर पर है। तो भाजपा तो अपना एक कुनबा बढ़ाने का, उन्होंने उनके नेताओं के बयान भी आने लग गए कि आप तो बूथ लेवल तक भी जो पार्टी में शामिल होना चाहे शामिल करो। तो वो अपना एक फैलाव करते जा रहे हैं और अपनी विचारधारा से कहीं ना कहीं वो समझौता नहीं कर रहे। आप देखिए कि बहुत से लोग ये आरोप लगा देते हैं कि साहब भाजपा तो अब कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, लेकिन कांग्रेस के नेता भी चले गए, लेकिन जो भाजपा की मूल विचारधारा है, जो उसके कोर इशू है, उनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया भाजपा ने। जो भी कांग्रेस से भी जा रहा है वो उसी चीज का जिक्र कर रहा है कि हाँ साहब मंदिर का इन्होंने बनाया, मंदिर का समर्थक हूँ, 370 हटाया, मैं उसका समर्थक हूँ। तो कांग्रेस के लोग तो उनकी विचारधारा को अपनाते हुए उनको कह रहे हैं। बहुत सी चीजें ये कही जाती हैं कि अब भाजपा का क्या होगा, अब तो इसमें इस तरीके के लोग आ गए। लेकिन दूसरी तरफ हम गहनता से देखें तो विचार से, जो पार्टी का विचार है, विचारधारा है, उससे उसने कहीं समझौता नहीं किया। उसने ठोक के मंदिर बनाया जो निर्माण करना था, 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, कॉमन सिविल कोड के लिए भी अब चर्चाएं शुरू हो गई, पोर्टल पे चीज आ रही है। तो निश्चित रूप से ये भाजपा विरोधी दलों के, अब आपके राजस्थान से अपने महेंद्र सिंह मालवीय गए तो वो तो मंदिर को लेके विश्व हिंदू परिषद को अपने पुराने दुहाई देते रहे कि मैं तो साहब बीएसपी से जुड़ा हुआ था, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था जी। तो उसकी विचारधारा ये हो रहा है कि इनकी अपनी इच्छाएं जागृत हो रही है, घर वापसी कह सकते हैं इसमें, जो भी छोड़ करके जा रहे हैं उनको। चले समय कम है, मैं प्रमोद जी और अर्चना जी के पास और जाना चाहता हूं एक बार। प्रमोद जी, संकट के बादल हैं, इसे खारिज नहीं किया जा सकते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिद्धारमैया पहुंच भी गए हैं, वहां पे विधायकों से 1 to 1 बात भी करेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, आपने एक बार संकेत भी दे दिया है कि सुक्खू भी नहीं छोड़ना चाहते। अगर सुक्खू को मना भी लेते हैं कि चले आप छोड़ दीजिए, तो कितने लंबे समय तक ये सब चीजें रहेंगी? यानी कि ये मान के चल सकते हैं कि अगर एक बार के लिए सरकार बच भी जाती है तो पार्टी आला कमान को हिमाचल पे तो फोकस रखना ही होगा जब तक पूरा समय होगा। ना बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर सरकार यहाँ बचानी है ना तो ये 6 विधायकों को ही लाना होगा निश्चित रूप से, क्योंकि अगर किसी और को बना दिया तो फिर समझ लो फिर सुक्खू क्या चुप बैठेंगे, क्योंकि उनकी तो राजनीति अभी शुरू ही हुई थी। अभी एक साल 2 महीने करीब तो सीएम बने और वो बता दें कि उनकी केंद्र में राजनीति करने की कोई इच्छा नहीं है कि भाई सेंटर में पद लेकर वहां चल जाए, सारा वो चल जाए। तो ये रास्ता तो निकलना मुझको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी से ज्यादा सबकी नजर उस राज परिवार पर है। विक्रमादित्य सिंह वो किसी भी सूरत में नहीं लगता कि वो अब मंत्री बनेंगे या आएंगे वहां।
तो सीएम से हम समझौता करेंगे, क्योंकि उनको एक अच्छा वो मिल गया। क्योंकि अब जैसा अब दावा किया जा रहा है कि 17 विधायक तो हैं इनके पास पूरी तरह से, अगर इतने विधायक हुए और वो ले आए तो फिर भी सरकार कहाँ बच रही है। तो सुक्खू तो इस्तीफा देने का मुझको लगता है कोई प्रश्न ही नहीं है। और ये तो गवर्नर ही कोई फैसला लेके अविश्वास का या कोई निर्णय ले लें तो ही शायद ये कोई समाधान बड़ा हो सकता है, वरना तो स्थिति बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि संकट के बादल हिमाचल सरकार पे हैं, बने हुए हैं। महाराष्ट्र 2022 की घटना से भी सबक नहीं लिया, ना सुक्खू ने लिया ना कांग्रेस ने लिया, और इसी तरह से वहां पे भी एक एक करके विधायक चले गए और पता ही नहीं चल पाया, क्रॉस वोटिंग हो गई। तो बीजेपी पे आरोप तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन खुद के परिवार का ख्याल तो खुद को रखना होगा। अपनी पार्टी में जिनकी निष्ठा है, टिकट आप जिनको दे रहे हो, उसके बाद कह रहे हैं कि ये लोग तो आप वो आरएसएस के हैं, ये फला के थे, ये बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है। अर्चना जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बात जी। राजनीति में ये तो मान के चलना चाहिए कि कोई सैद्धांतिक बात या नैतिकता तो बची नहीं है। इस तरह की घटनाएं ये तो इंगित करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कही है कि यानी वो एक पार्टी लॉयल्टी वाला जो एक चीज होती थी, एक जो आइडियोलॉजी होती थी, वो तो मुझे लग रहा है पूरी एक डाइल्यूट होती दिख रही है। बिकॉज अभी आप देखिएगा, अभी फिर लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो जो वो हम क्रॉस वोटिंग की बात करते हैं ना, तो वो बियॉन्ड वो क्रॉस पार्टी भी खूब सारी चीजें हम सब देख ही रहे हैं जिस तरह से चल रही है। इधर से आदान प्रदान भी हो रहा है, कैंडिडेट्स का आदान प्रदान हो रहा है, किस चीज पे कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, यानी हर चीज हो रही है। वोटर्स अपने आप में कंफ्यूज है कि आज ये बंदा यहाँ पर है, कल वहां जाता हुआ दिखेगा, वहां पर है, यहाँ पर आता दिखेगा। निष्ठा वोटर्स की फिर भी बीजेपी के हैं, जो कोर इश्यूज उठा रही है, जो पब्लिक से कनेक्टेड है, शायद इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आज भी एक रोष है। मुझे याद है जब सोनिया गांधी और खड़गे जी का स्टेटमेंट आया था, काफी पॉलिटिशियंस, काफी कांग्रेस वर्कर्स के फोन आए कि मैडम 4 महीने बाद तो हमको लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जाना है, और ये तो इन लोगों ने हमें वोटर से डिस्कनेक्ट कर दिया, हम क्या मुंह लेकर जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो एक ये चीज जरूर है, उन लोगों को एक जो उनके मन में एक ये शिकवा है कि क्यों पार्टी कनेक्टेड मुद्दे नहीं ला रही है, क्यों पार्टी की चीजें नहीं सुन रही है, जो हाईकमांड है वो क्यों डिस्कनेक्टेड हो रहा है। इनफैक्ट अभी भी राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी धौलपुर में, जिस तरह से वो एक दिन की एक सभा करके उसके बाद में एक ब्रेक आ गया, वो 2 तारीख से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो उनका यही कहना है कि अभी हम लोग कोर इश्यूज क्यों नहीं उठा रहे हैं, हम पार्टी वर्कर्स की सुने, ये यात्रा अभी हमारे काम की चीज नहीं है, इसका टाइमिंग अभी बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। तो पार्टी के वर्कर्स में बहुत सारा रोष है। मुझे लगता है हाईकमांड को इस टाइम पर सारी चीजें साइड करने के बाद एक तो पार्टी को ना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि अब तो 2 महीने भी नहीं बचे हैं इलेक्शन में। तो यानी ये एक मेजर मुद्दा है जो पार्टी को देखकर अभी स्थापित करना चाहिए। और जो हम बात कर रहे हैं सिद्धांत वगैरह, जब पार्टी स्ट्रांग होगी तो अपने आप ये आइडियोलॉजी सामने लेकर आएगी और पार्टी ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर ये इस तरह, अगर लोकसभा में ऑपोजिशन, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन ही स्ट्रांग नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी किस काम की। आप ऑपोजिशन में भी हो तो कम से कम ऑपोजिशन, कम से कम स्ट्रांग ऑपोजिशन तो बनाने की कोशिश करें आप, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो जी अर्चना जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो हालात ये हैं कि हिमाचल को लेकर के 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं और उन्होंने बताया है कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी ये 1 आध दिन में क्लियर होगा, लेकिन संकट के बादल जरूर है। सुक्खू रहते हैं तो भी बादल मंडराए रहेंगे, और अगर चले जाएंगे तो भी। खैर ये, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमारे जर्नलिस्ट साथी जो हैं उनका भी ये मानना है कि आप अगर टिकट दे रहे हो किसी को भी, तो आप पहले देखिए कि वाकई ही कितना सगा है कौन नहीं है। लेकिन उस वक्त एक ही चीज दिखाई देती है कि एन केन प्रकेन कैसे भी करके चुनाव जीतना चाहिए, दागी हो या बागी हो, चुनाव जीतना चाहिए। चुनाव जीत भी लीजिए आप, उसके बाद में 5 साल तक सरकार चलाना बहुत बड़ा टास्क है आपके सामने। और मुझे लगता है कि इस टास्क को पूरा करने के लिए आपको चारों तरफ से सजग रहना भी बहुत जरूरी है। इसमें कहीं ना कहीं हिमाचल में चूक दिखाई दे रही है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।